हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे इंडक्शन मोटर के बारे में। इंडक्शन मोटर के बारे में जो इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूले थे, कुछ कॉन्सेप्ट थे, वो हम लोग सीखे थे। इंडक्शन मोटर वर्क कैसे करता है और इंडक्शन मोटर की स्लिप क्या होती है, इंडक्शन मोटर में फ्रीक्वेंसी कहाँ पे चेंज होती है, उसका लॉसेस क्या क्या है, लॉसेस कैसे निकालेंगे, रोटर कॉपर लॉस हुआ, कई सारी चीजें हम लोग पढ़े थे। इंडक्शन मोटर में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। इंडक्शन मोटर में हम पढ़ते हैं टॉर्क पे। टॉर्क, ठीक है। टॉर्क को हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, टी। टॉर्क का आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, ठीक है। टॉर्क का एक फार्मूला रहता है, हम लोगों को पता है, टी इक्वल टू होता है पाई बाई 8। नहीं पता हो तो इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। टी इक्वल टू पाई बाई 8 पी स्क्वायर फाई एफ साइन 90 प्लस फाई 2, ठीक है। टॉर्क का एक फार्मूला होता है टी इक्वल टू पाई बाई 8 पी स्क्वायर फाई एफ साइन 90 प्लस फाई 2, ठीक है। एफ जो है ये मैग्नेटिक टर्म्स हैं, मैग्नेटिक टर्म्स हैं, ठीक है, जो कि एफ डिपेंड करता है, मैग्नेटिक टर्म है तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। चुंबकत्वाहक बल हम लोग पढ़े थे। चुंबकत्वाहक बल क्या होता है? चुंबकत्वाहक बल होता है एम्पियर इनटू टर्न, नंबर ऑफ टर्न और करंट। तो ये जो मैग्नेटिक टर्म्स है एफ, इसलिए ये डिपेंड करेगा किस पे? टर्न पे इनटू करंट पे, ठीक है। ये टर्न पे डिपेंड करेगा और करंट पे। दोस्तों, ये जो टॉर्क है, डीसी मोटर में हम लोग पढ़े थे, टॉर्क जो डिपेंड कर रहा था, टॉर्क डीसी मोटर में किस पे डिपेंड कर रहा था? टॉर्क के लिए हमको क्या चाहिए था? एक तो हमको चाहिए था करंट, आर्मेचर करंट पे था, ठीक है। डीसी मोटर में आर्मेचर करंट था, और जो डीसी मोटर पे जो पोल थे, उस पर पोल पे जो फ्लक्स जनरेट हो रहा था, जो फ्लक्स बन रहा था, उस पे डिपेंड कर रहा था। ये डीसी मोटर में होता है, डीसी मोटर में होता है टॉर्क इक्वल टू टी इक्वल टू होता है डीसी मोटर में आई ए आर्मेचर करंट इनटू फ्लक्स पर पोल। दैट मीन्स अगर करंट को हम बढ़ा दें, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल में है, अगर इक्वल में है समझ लो प्रोपोर्शनल में आ गया, करंट को हम बढ़ाएंगे या फ्लक्स में कुछ चेंजेस करेंगे तो टॉर्क में चेंज होगा, ठीक है। कहने का मतलब है इन दोनों जो राशि है, एक आर्मेचर करंट, एक फ्लक्स पर पोल, इन दोनों में अगर हम किसी में भी छेड़खानी करेंगे तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो टॉर्क पे आएगा, ठीक है। तो डीसी मोटर में तो ये टॉर्क पढ़े थे, इसके बारे में डिटेल हम जब डीसी मोटर की फिर से क्लास लेंगे तब हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो कंपटीशन आने वाला है, तो टॉर्क इक्वल टू आर्मेचर करंट इनटू फाई था ये डीसी मोटर में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर में टॉर्क। तो इंडक्शन मोटर तो एसी मोटर है, 3 फेज एसी मोटर। देखो, क्योंकि हम लोगों को पता है डीसी में क्या होता है कि डायरेक्ट चलता है करंट वोल्टेज, सेम फेज में चलता है, इसलिए जो फाई होता है एंगल वो 0 होता है, ठीक है। तो जब एंगल 0 है तो cos फाई की जगह अगर हम 0 रख दें, एंगल की जगह अगर हम 0 रख दें, cos 0 का मान क्या होता है?
cos 0 का मान होता है 1, ठीक है। इसलिए डीसी में cos की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव करंट है जो हमारा इंडक्शन मोटर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जो टॉर्क है, टॉर्क डिपेंड करेगा किस किस पे, टॉर्क हमारा डिपेंड करेगा इंडक्शन मोटर में एक तो रोटर करंट पे, क्योंकि रोटर में जो करंट फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा I2, और जो फ्लक्स बन रहा है स्टेटर पे φ2 into cos φ2। इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क होता है वो डिपेंड करेगा, ये इंडक्शन मोटर का है, ठीक है। ये डीसी मोटर का टॉर्क था, ये इंडक्शन मोटर का टॉर्क है। इंडक्शन मोटर का टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, रोटर करंट पे डिपेंड कर रहा है। टू मींस ये रोटर करंट, या इसको आई आर मान लो, छोटा स्मॉल आर कर दो, इसको भी आर कर दो, ठीक है, या 2 कर दो, ठीक है। दैट मींस ये रोटर करंट हुआ, फ्लक्स हुआ जो स्टेटर पर पोल में फ्लक्स है, और φ2 क्या है, जो रोटर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। रोटर में जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है और रोटर का जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, उनके बीच का जो एंगल है वो है हमारा क्या, φ2, ठीक है, वो है हमारा क्या, φ2। लेकिन ये हम हटा दे रहे हैं बहन, अब I2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो I2 जो रोटर करंट है, रोटर में जो V इक्वल टू I इंटू आर हम लोग पढ़े थे, लेकिन R यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस तब होता है जब डीसी होता है, डीसी सप्लाई होता है। जब एसी सप्लाई होगा तब वहां पे इंपीडेंस आएगा, Z आएगा। दैट मीन्स I2 इक्वल टू क्या होगा, जैसे उसमें होता है V बाई आर, I2 इक्वल टू होगा रोटर ईएमएफ E2, क्योंकि 2 का मतलब रोटर है, ठीक है, या IR इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। E2 इक्वल डिवाइडेड बाई Z2, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये जो cos फाई है पावर फैक्टर है, ठीक है, इसको पावर फैक्टर बोल सकते हैं। cos फाई हम लोग पढ़े थे, पावर फैक्टर क्या है, रेशियो होता है रेजिस्टेंस बटे इंपीडेंस का, रेजिस्टेंस बटे इंपीडेंस का रेशियो होता है। cos फाई इक्वल टू होता है R बाई Z, ठीक है। तो I2 बराबर हम ये लिख सकते हैं, और cos फाई 2 इक्वल टू लिख सकते हैं R2 बटे Z2, R2 बटे Z2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसमें जो हमारा फाई है, ठीक है, क्योंकि रोटर हमारा स्टार्टिंग में क्या होता है, स्थिर रहता है, इसलिए ये जो फाई है, जो फ्लक्स है, ये किसके बराबर होगा, रोटर वोल्टेज के बराबर होगा। ये एट अ स्टार्टिंग टाइम है, एट अ स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। एट अ स्टार्टिंग टाइम में ये जो हमारा फाई है, ये रोटर वोल्टेज के बराबर होगा, इसलिए हम फाई की जगह I2 E2 लिख सकते हैं, रोटर वोल्टेज लिख सकते हैं। अब अगर ये तीनों हम इसमें पुट कर दें इंडक्शन मोटर के टॉर्क में, तो T इक्वल टू क्या होगा, I2 की जगह ये लिख दें E2 डिवाइडेड बाई Z2 इंटू फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E2 लिख सकते हैं, इंटू cos फाई की जगह लिख सकते हैं हम R2 बटे Z2, ठीक है। अब देखो E2 इंटू E2 है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, T इक्वल टू लिख सकते हैं E2 स्क्वायर इंटू R2 आ जाएगा, और Z2 इंटू Z2 इक्वल टू क्या होगा, Z2 स्क्वायर, ठीक है। टॉर्क का जो फार्मूला है, जो टॉर्क का फार्मूला है इंडक्शन मोटर में, कभी भी कंपटीशन में ये पूछता है कि अगर हमको टॉर्क को छेड़ना है,
टॉर्क को छेड़ना है, तो वोल्टेज का पूछता है कि वोल्टेज में अगर हम छेड़खानी करेंगे तो टॉर्क कितना होगा। कभी कोई बोलता है कि अगर हम वोल्टेज 2 गुना बढ़ा देते हैं, रोटर का वोल्टेज अगर हम 2 गुना बढ़ा देते हैं तब टॉर्क क्या होगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि जो इसका रेशियो है, जो टॉर्क का रेशियो है, टॉर्क का रेशियो क्या है, टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है E2 स्क्वायर या V स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, V स्क्वायर वोल्टेज स्क्वायर। ये इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हम 2 गुना वोल्टेज कर देंगे तो टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां अगर 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर मतलब टॉर्क 4 गुना बढ़ जाएगा, मतलब स्क्वायर में टॉर्क बढ़ेगा अगर हम वोल्टेज को छेड़ेंगे। अगर वोल्टेज आधा कर देंगे तो 4 गुना हमारा टॉर्क कम हो जाएगा, और आधा कर देंगे तो 4 गुना घट जाएगा। अगर हम बढ़ा देंगे 2 गुना तो 4 गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना कर देंगे तो 9 गुना बढ़ जाएगा। तो टॉर्क डिपेंड करता है हमारा इस पे। इसीलिए जो हम जितने भी जो मेट्रोज हैं, जितने भी मेट्रो हैं वहां पे जो मतलब टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए हम VVF मेथड यूज करते हैं। VVF मेथड यूज होता है वहां पे। VVF का मतलब वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वेरिएबल वोल्टेज मतलब वोल्टेज को वेरी करके, यहां पे देख रहे हैं कि वोल्टेज को मतलब वोल्टेज में छेड़खानी कर रहे हैं तो टॉर्क में चेंज हो रहा है। टॉर्क ज्यादा का मतलब ये है कि जब हमको ज्यादा टॉर्क चाहिए, कहने का मतलब ये है कि जब कोई गाड़ी या चाहे वो मेट्रो ट्रेन मान लो, इंडियन रेलवे मान लो, या हमारी नॉर्मल गाड़ी मान लो, कोई भी व्हीकल जब लोड लेके अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जब चढ़ती है, ठीक है, उस समय क्या है, लोड ज्यादा होता है या हाईएस्ट ना चले, कम से कम लोड लेके, हैवी लोड लेके अगर वो चल रही है तो उसको स्टार्टिंग में क्या है, टॉर्क की जरूरत होती है। एक बार टॉर्क मिल गया, स्टार्टिंग में मैक्सिमम टॉर्क मिल गया, तो क्या है कि एक बार पटरी पे, एक बार रेल पे हमारी जो मेट्रो है वो एक बार अगर मूव हो गई तो कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। एक बार टॉर्क की जरूरत होती है स्टार्टिंग में काफी ज्यादा, प्लस अगर कहीं चढ़ाई पे चढ़ना हो तो वहां पे मैक्सिमम हमको टॉर्क चाहिए होता है क्योंकि लोड लेके ऊपर चढ़ रहा है। अगर टॉर्क नहीं है तो फिर हमारी ट्रेन नहीं चल पाएगी, हमारी गाड़ी नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। वेरिएबल वोल्टेज मतलब वोल्टेज को वेरी करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि वोल्टेज को थोड़ा सा वेरी कर रहे हैं, हमको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, क्योंकि टॉर्क का मतलब यह है कि हैवी लोड लेके हमारी गाड़ी चल ले, ठीक है, उस समय हमको टॉर्क ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा टॉर्क के लिए हम वोल्टेज में थोड़ा सा छेड़खानी करेंगे। अगर हम वोल्टेज में 2 गुना वोल्टेज अगर बढ़ा दिए तो टॉर्क हमको 4 गुना बढ़ जा रहा है, कितना ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो हमको मैक्सिमम टॉर्क मिल जा रहा है। तो एक तो इस पे क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि अगर पूछ लेता है कि इंडक्शन मोटर में अगर वोल्टेज को 2 गुना कर दिया जाए तो टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा, या कभी कभी टॉर्क और इसका रिलेशन पूछ लेता है, टॉर्क और वोल्टेज का रिलेशन ऐसे पूछ लेता है। तो V/2 रहेगा, V स्क्वायर रहेगा, V रहेगा, तो T प्रोपोर्शनल होता है V स्क्वायर या E2 स्क्वायर। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक मान के चलो एक क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, ठीक है। यहां से भी देखें कि हम वोल्टेज में छेड़खानी करके हम जो है टॉर्क मिल सकता है हमको, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को चेंज करके वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से हमको स्पीड मिल जाता है, ठीक है। ये VVF मेट्रो में किस लिए यूज होता है, जितनी भी मेट्रोज हैं उसमें VVF मेथड इसलिए यूज होता है कि वेरिएबल वोल्टेज से हम टॉर्क कंट्रोल कर लिए। और इंडक्शन मोटर में हम आप लोगों को बताए थे क्या था, जो स्पीड था NS = था 120 F/P। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को वेरी करके हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को, ठीक है। वोल्टेज को वेरी करके हम टॉर्क कंट्रोल कर लिए, फ्रीक्वेंसी को वेरी करके हम स्पीड कंट्रोल कर लिए, ठीक है। NR = 120 F/P। तो हमको 2 चीज कंट्रोल करना रहता है, एक तो टॉर्क कंट्रोल करना है, एक हमको स्पीड भी कंट्रोल करना है, ठीक है। तो वोल्टेज को वेरी करके हम टॉर्क कंट्रोल कर लिए और फ्रीक्वेंसी को वेरी करके हम स्पीड
कंट्रोल कर लिए, इसलिए ट्रिपल VF मेथड यूज होता है मेट्रोज में। ठीक है, ये आप इससे एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हमारा ये टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है, यहां से चलते हैं। यहां देख रहे हैं टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है sin 90 + 5। हमको पता है, हम लोग ये जानते हैं sin 90 का जो मान होता है, sin 90 का जो मान होता है वो होता है 1। इसका मतलब है कि अगर ये φ2 का मान हम क्या कर दें 0, नियर अबाउट, अगर हम φ2 का मान कर दें किसके अबाउट कर दें 0 के, φ2 का मान लगभग 0 के बराबर अगर हम कर दें तो sin 90 हमको मिल जाएगा। sin 90 + φ2 है ना। अगर हमें φ2 का मान नियर अबाउट 0 कर दें या 0 कर देंगे तो हमें sin 90 मिल जाएगा। sin 90 का मान होता है 1, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो हमको यहाँ टॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा तो यहाँ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा अगर इसका मान रखेंगे तो, लेकिन हमको जितना टॉर्क मिलना चाहिए वो टॉर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो φ2 है, ये φ2 को लगभग हम 0 के बराबर कर दें। अब देखो φ2 का एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, अभी इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। φ2 बराबर होता है, हम यहां पे देख रहे हैं कि φ2 अगर हम 0 कर देंगे तो हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा। φ2 = होता है tan 1 x2 बटे r2। ठीक है, अब φ2 को हमें कम करने के लिए, φ2 को कम करने के लिए हम देख रहे हैं x2 को या तो कम कर दिया जाए, x2 को या तो कम कर दिया जाए या फिर R2 को हमें क्या करना है बढ़ा दिया जाए। ठीक है, R2 को बढ़ेगा क्योंकि ये दोनों यूनिप्रोपोर्शनल में है, व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो R2 को बढ़ाएंगे तो x2 कम होगा। हमको वही करना है, इसको नियर अबाउट 0 या 0 तक लेके आना है, तभी sin 90 का मान 1 होगा, तभी हमको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। तो φ2 को हमें 0 लेके आना है, तो इसको कम करने का 2 मेथड है। एक तो x2 को जो रिएक्टेंस है उसको क्या किया जाए, कम कर दिया जाए, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल में है तो ये कम होगा तो ये कम होगा, या R2 को बढ़ा दिया जाए। अच्छा, x2 जो रिएक्टेंस है, ठीक है, ये क्या है कि जब इंडक्शन मोटर या जब मशीन डिजाइन होती है तो मशीन का जो मटेरियल होता है उस पर डिपेंड करता है, तो इसको किसी हद तक ही हम कम कर सकते हैं। एक बार जो कम कर दिए तो फिर उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, लेकिन R2 को हम क्या करते हैं कि R2 को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन रहता है, इंडक्शन मोटर में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि R2 में हमारे पास क्या रहता है, ऑप्शन रहता है कि जब हम डिजाइन करते हैं उस समय भी हम R2 को कोशिश करते हैं कि प्लस रखें, और प्लस R2 को रखने से क्या फायदा होता है, यही हमको क्या है कि फाई का मान कम होते ही टॉर्क मैक्सिमम मिल जाएगा। और हमको स्टार्टिंग में जब हमारा इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो रहा है उस समय हमको मैक्सिमम टॉर्क मिले, उसके लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, तो देखो x2 को तो छेड़खानी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा एक बार मोटर डिजाइन हो गया, लेकिन R2 में हम क्या होता है, R2 मतलब ये रोटर रेजिस्टेंस है, x2 मतलब रोटर का रिएक्टेंस। ठीक है, x2 R2 का मतलब जहां 2 यूज हो रहा है दैट मींस रोटर की बात चल रही है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, R2 मतलब रोटर का रेजिस्टेंस, x2 मतलब रोटर का रिएक्टेंस। ठीक है, ये हमारा रोटर है, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पे ठीक है, ये हमारा रोटर है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होगा, एक बार रोटर डिजाइन हो गया तो x2 लगभग फिक्स हो जाता है। क्लियर, अब R2 को बढ़ाने के लिए
हम क्या करते हैं, जो रोटर की वाइंडिंग होती है, रोटर में हम क्या डालते हैं, एक मतलब स्लॉट रहता है, उसमें हम कॉपर की रॉड इंसर्ट करते हैं, वही इसकी वाइंडिंग रहती है। ठीक है। अब देखो जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रो इंटू एल बाई ए पे। ये सब फॉर्मूले भी नोट करते रहना। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रो इंटू एल बाई ए पे। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम या तो एरिया घटा दें किसी भी मटेरियल का, या उसकी लेंथ बढ़ा दें। लेंथ को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। हम लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा किसी भी मटेरियल का। तो हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है, क्योंकि हमें मेन मोटो है हमारा फाई टू कम करने के लिए, तभी हमको स्टार्टिंग टार्क मैक्सिमम मिलेगा। अब क्या होगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, R2 बढ़ जाएगा या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा किसी मटेरियल का। इसीलिए रोटर में, इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है उसमें जो ये वाइंडिंग होती है, जो रॉड इंसर्ट होता है, वो तिरछा इंसर्ट होता है। ऐसे सीधा सीधा नहीं डलता। सीधा सीधा डालेंगे, सपोजेड इतनी लेंथ है, लेकिन इसको जैसे ही थोड़ा सा हम तिरछा डालेंगे, तिरछा इंसर्ट करेंगे, इसकी लेंथ थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगी। ठीक है। हम इसको थोड़ा सा तिरछा डालेंगे, जिससे क्या होगा, रोटर की जो वाइंडिंग है, जो रॉड है, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ जाएगी तो R2 रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक तो यहाँ पे ये हम कर देते हैं जब रोटर हम डिजाइन करते हैं। क्लियर। जिससे हमको फाई कम हो, जिससे हमको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाए स्टार्टिंग में। ठीक है। दूसरा, ये जो इसको स्क्यूड वार बोलते हैं, स्क्यूड मतलब तिरछा जो वाइंडिंग करते हैं, इससे क्या फायदा होता है, एक तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। दूसरा क्या है कि जो रोटर है और स्टेटर है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम बताए थे। तो इन दोनों में क्या है, तिरछी वाइंडिंग होने पे इन दोनों में क्या है, मैग्नेटिक लॉक नहीं हो पाता है। ठीक है, मैग्नेटिक लॉक नहीं हो पाता है, जिससे हमारा क्या है, जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय भनभनाहट। हिंदी में बोले तो चुंबकीय भनभनाहट नहीं होता है। दैट मीन्स क्या है, ये स्मूथली वर्क करता है। नहीं तो उस तरह से अगर सीधा सीधा वाइंडिंग अगर हम रॉड इंसर्ट करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा स्टेटर के साथ, मूव नहीं करेगा, आवाज भी करेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, R2 में हम देख रहे हैं कि R2 में ही छेड़खानी कर रहे हैं, तो फाई टू कम हो रहा है और हमको टॉर्क क्या है, मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है। एक तो क्या है कि नेक्स्ट हमारा, हम आगे बढ़ते हैं, टॉर्क और स्लिप, टॉर्क स्लिप पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। ये हमारा हो गया टॉर्क, ये हमारा हो गया स्लिप। ठीक है। ये हो गया हमारा 1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0.0। ठीक है। ये हमारा स्लिप, ये स्लिप की वैल्यू है 1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0.00। ये हमारा टॉर्क है। क्लियर। अब देखो, जो टॉर्क का फार्मूला था, टॉर्क का फार्मूला क्या था, जो यहां भी इससे पहले हम लिखे थे, T इक्वल टू था E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z2 स्क्वायर इंटू R2 था। ठीक है। E2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई Z2 स्क्वायर। या इससे प्रीवियस वाले फार्मूले पे जाएं तो T इक्वल टू था E2 इंटू 5 इंटू
R2 बटा ये क्या था, R2 बटा Z2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, R2 बटा Z2। ठीक है, V नहीं, यहां पे भी Z2 आएगा, ये तभी लिख सकते हैं ना, क्योंकि I2 था, I2 5 cos 5 2, तो इसका R2 बटा Z2। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये तो टॉर्क था। अब जब हमारा मोटर रन कर रहा है, जैसे ही हमारा मोटर रन करेगा वहां पे एक टर्म्स आ जाएगा स्लिप का। ठीक है, जब मोटर हमारा एटा स्टैंड स्टिल कंडीशन पे, एटा स्टैंड स्टिल कंडीशन। ठीक है, जब मोटर हमारा स्थिर है उस समय स्लिप का मान 1 होगा। क्लियर, इस समय मोटर हमारा रुका हुआ है, लेकिन जब मोटर हमारा चलेगा तो वहां एक टर्म्स आ जाता है स्लिप का। ठीक है, जैसे स्लिप का टर्म्स आएगा तो जितने भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटियां हैं उसमें S से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटियां हैं, जैसे हमारा E2 भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे भी S आ जाएगा। ठीक है, और Z2 को हम क्या लिख सकते हैं, Z2 को हम लिख सकते हैं R2 प्लस X2। ठीक है, लेकिन जब ये रनिंग कंडीशन में होगा तो क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है इसलिए इसमें S से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो Z2 की जगह आ जाएगा R2 प्लस SX2। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, Z2 की जगह R2 प्लस SX2, Z2 स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब नीचे हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको। E2 भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटियां हैं, इसलिए यहां हो जाएगा S स्लिप आ जाएगा। ठीक है, ये स्लिप है, S आ जाएगा SE2 5 R2। ठीक है, अब देखो एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, जब हमारा रोटर रुका हुआ है, मोटर रुका हुआ है, उस समय स्लिप का मान 1 होगा। ये 1 कैसे होगा, ये हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, फार्मूले से फिर से देख लो 1 कैसे होगा। S इक्वल टू जो फार्मूला था NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS। तो जब रोटर रुका हुआ है दैट मीन्स ये रोटर की स्पीड है, ये होगी क्या, 0 हो जाएगी। ये 0 होगी तो यहाँ जो नेक्स्ट टर्म्स आएगा निकल के NS डिवाइडेड बाई NS आएगा, NS से NS कट जाएगा, दैट मीन्स आएगा 1। S इक्वल टू 1 एट अ स्टैंड स्टिल कंडीशन। ठीक है, अब जो हमारा मोटर स्टार्ट हुआ, चलना स्टार्ट हुआ, उस समय स्लिप 0.8 हुई, फिर जब घूमता गया एक टाइम पे स्लिप 0 हो गई। स्लिप 0 किस कंडीशन पे होगी, स्लिप 0 किस कंडीशन पे होगी, यहां पे स्लिप 0 किस कंडीशन पे होगी, जब हमारा NR इक्वल टू हो जाएगा NS, NR इक्वल टू NS हो जाएगा, उस समय हमारी स्लिप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये NR इक्वल टू NS यहाँ पुट कर दें तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, NS माइनस NS, NR की जगह NS रख देंगे डिवाइडेड बाई NS। NS से NS माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 0 बटे NS, तो S इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, इसका मतलब इस समय जहां पे 0.00 लिखा हुआ है, इस समय जो स्लिप है, ये जो हमारा रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रहा है। इस समय जो हमारा रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रहा है, और यहाँ पे रोटर हमारा क्या है, रुका हुआ है, अभी घूम नहीं रहा है, बंद है। ठीक है, अब देखो जब हमारा रोटर स्टार्ट हुआ
जब हमारा रोटर स्टार्ट हुआ तब उस समय, जब हमारा रोटर स्टार्ट हुआ उस समय स्लिप क्या है, 1 है। उस समय स्लिप क्या है, 1 है। तो क्या होगा, यहां से जो हमारा टॉर्क का जो कर्व बनेगा टॉर्क और स्लिप के बीच, सपोज दैट यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे बंद हो गया, ठीक है, लास्ट तक मान लो। ठीक है, ये जो टॉर्क पहले से ही इसको इतना मिल रहा है, इतना टॉर्क इसको पहले से ही मिल रहा है, ये डिपेंड कर रहा है R2 पर। ये मान के चलो यहां पे जो R2 है, जो रोटर रेजिस्टेंस है, जो हम बोल रहे थे ना, φ2 यहां लिखे थे फार्मूला ना, φ2 इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स x2 बटे R2, यही R2। R2 की वैल्यू मान के चलो यहां 2 थी, R2 की वैल्यू मान के चलो यहां 2 थी, ठीक है, या R1 जो भी मान लो यहां पे थी, इसलिए इसको पहले से ही कुछ टॉर्क मिला हुआ था, क्योंकि R2 की वैल्यू जैसे हम बढ़ा के रख रहे हैं, φ2 की वैल्यू कम हो जा रहा है और हमको टॉर्क क्या है, मैक्सिमम की तरफ मिल रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम तो यहां है, लेकिन कुछ हमको टॉर्क स्टार्टिंग में ही मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 को और बढ़ा दे रहे हैं, R2 को और बढ़ा रहे हैं, तो ये φ2 और कम हो जा रहा है, φ2 और कम हो रहा है, तो फिर टॉर्क थोड़ा और हमको बढ़ा हुआ मिल रहा है। मान के चलो R2 थोड़ा बढ़ा है, मान के चलो यहां कर दिए, यहां कर दिए, तो जो टॉर्क है वो पहले मिल जाएगा, ठीक है। यहां मान के चलो R2 बराबर हम कर दिए थे 4, तो हमको देखो स्टार्टिंग में और इतना बढ़ा हुआ टॉर्क मिल गया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टॉर्क मिल गया स्टार्टिंग में ही। पहले क्या है, यहां से यहां तक मिला था। अब क्या कर रहे हैं, हम R2 को और बढ़ा दे रहे हैं, R2 को हम क्या कर रहे हैं, और बढ़ा दे रहे हैं, R2 को और बढ़ाए, φ2 और कम हुआ, φ2 और कम हुआ, तो टॉर्क हमको स्टार्टिंग में और ज्यादा बढ़ा हुआ मिला स्टार्टिंग में। R2 और बढ़ा दिए तो जो टॉर्क है हमको और बढ़ा हुआ मिल गया, R2 इक्वल टू मान के चलो 6 कर दिए, तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हमको इतना बढ़ा हुआ मिल गया, इतना पहले से ही इतना बढ़ा हुआ मिल गया, ठीक है। अब देखो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रेंज एरिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग रेंज एरिया। इसका मतलब देख रहे हैं कि जब हमारा रेजिस्टेंस कम था तो ऑपरेटिंग रेंज कितना मिल रहा था, जब हम क्या किए, रेजिस्टेंस को बढ़ाए, जब रेजिस्टेंस को बढ़ाए तो ऑपरेटिंग रेंज, इसका कर्व यहां ऑपरेटिंग रेंज और बढ़ गया, रेजिस्टेंस को और बढ़ा दिए तो ऑपरेटिंग रेंज यहां तक पहुंच गया। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस को हम बढ़ा के, रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा के हम ऑपरेटिंग रेंज भी बढ़ा सकते हैं, ऑपरेटिंग रेंज, ठीक है। कभी कभी पूछता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑपरेटिंग रेंज को हमें अगर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, R2 को बढ़ा देंगे, R2 को घटा देंगे, तो हम R2 को बढ़ा के ऑपरेटिंग रेंज भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर, यहां पे देख रहे हैं। प्लस देखो, जब R2 को हम, यहां पे जो R2 था ये यहां से स्टार्ट हुआ और कहां पहुंचा, यहां, ये जो एरिया है ये दैट मींस मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क है, ठीक है। R2 इतना था, स्टार्टिंग टॉर्क तो इतना मिला, मैक्सिमम टॉर्क पहुंचा थोड़ा टाइम पे, स्लिप घटता गया, स्लिप घटता गया, टॉर्क बढ़ता गया, यहां इस पॉइंट पे आके फिर क्या हुआ, फिर उल्टा हो रहा है।
ऑपरेटिंग रेंज वाला मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑपरेटिंग रेंज वाला मिटा दे रहे हैं। ठीक है, R2 स्टार्टिंग में इतना था टॉर्क, लेकिन ये मैक्सिमम टॉर्क तक पहुंचा। R2 4 रखे थे तो स्टार्टिंग टॉर्क इतना बढ़ा हुआ मिला, फिर ये मैक्सिमम टॉर्क तक पहुंचा। R2 इतना बढ़ाए थे तो स्टार्टिंग टॉर्क इतना बढ़ा हुआ था, ये भी मैक्सिमम टॉर्क तक पहुंचा। अब हम ये देख रहे हैं कि R2 का मान जितना बढ़ा रहे उतना जल्दी हम मैक्सिमम टॉर्क पे पहुंच जा रहे हैं। पहले क्या था, यहां था तो यहां पहुंचे थे मैक्सिमम टॉर्क पे, R2 बढ़ाए तो जल्दी पहुंच गए मैक्सिमम टॉर्क पे, R2 और बढ़ाए तो और जल्दी मैक्सिमम टॉर्क पहुंच गए। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप चले जाओगे, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क लगभग आप मैक्सिमम टॉर्क तक कोशिश करते हैं हम पहुंचने के लिए। से देखो मैक्सिमम टॉर्क यहां तक है, मैक्सिमम टॉर्क यहां तक है, इतना टॉर्क स्टार्टिंग था पहुंचा मैक्सिमम टॉर्क तक, इतना टॉर्क स्टार्टिंग था ये भी पहुंच गया मैक्सिमम टॉर्क तक, इतना टॉर्क स्टार्टिंग में था ये भी पहुंच गया मैक्सिमम टॉर्क तक। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम टॉर्क हमको पहले मिल जा रहा है R2 का मान बढ़ाने से, ठीक है। दूसरा एक चीज ये देख रहा हो कि यहां पे क्या है कि स्लिप 1 था, फिर स्लिप कम हुआ, फिर स्लिप कम हुआ, फिर स्लिप कम हुआ, लास्ट में 0 पहुंच गया। यहां पे देख रहे हैं कि जब स्लिप की वैल्यू कम हो रही है तब टॉर्क हमारा क्या है, बढ़ रहा है। यहाँ टॉर्क इतना था, यहाँ इतना पहुंचा, यहाँ इतना पहुंचा, यहाँ इतना पहुंचा, यहाँ इतना पहुंचा। इसका मतलब स्टार्टिंग टाइम में जो टॉर्क है वो टॉर्क डिपेंड करेगा 1/s पे। इसका मतलब क्या है, स्लिप का मान जैसे जैसे कम हो रहा है टॉर्क वैसे वैसे बढ़ रहा है, ठीक है। स्लिप का मान जैसे जैसे कम हो रहा है टॉर्क वैसे वैसे बढ़ रहा है अप टू द मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। स्लिप का मान देख रहे हैं यहाँ कम किया, यहाँ कम किया, यहाँ कम किया, लेकिन जैसे ये मैक्सिमम टॉर्क पहुंचा, यहाँ मैक्सिमम टॉर्क इसको मिला, यहाँ मैक्सिमम टॉर्क मिला इसको Tmax, जैसे मैक्सिमम टॉर्क पहुंच गया यहां तक तो ये किस उस पे चला कि स्लिप का मान कम होता जा रहा है तो टॉर्क बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब मैक्सिमम टॉर्क पे पहुंच गया उसके बाद फिर स्लिप का मान कम होता जा रहा है, लेकिन देख रहे हैं अब टॉर्क का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। दैट मींस जो टॉर्क है वो यहाँ पे प्रोपोर्शनल की तरह काम कर रहा है। दैट मींस स्लिप का मान अगर कम हो रहा है तो टॉर्क भी कम हो रहा है, ठीक है। स्लिप का मान जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे हमारा टॉर्क भी कम हो रहा है, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन पूछता है, ये स्लिप है, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन पूछता है कि Tmax के टाइम पे मैक्सिमम टॉर्क के लिए R2 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए। मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो कंडीशन निकल के आता है R2 इक्वल टू होता है x2। मैक्सिमम टॉर्क इस समय हमको मिलेगा, R2 बराबर हम x2 पुट कर देंगे, R2 बराबर हम x2 पुट कर देंगे तो हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा। जब रनिंग कंडीशन में है उस समय यहाँ s आ जाएगा, s टर्म आ जाता है sx2, दैट मींस R2 इक्वल टू sx2। इसका मतलब जब हमारा मैक्सिमम टॉर्क जब हमको मिला उस समय जो R2 है वो sx2 के बराबर होगा। मैक्सिमम टॉर्क जब मैक्सिमम टॉर्क हमको मिलेगा उस समय R2 बराबर sx2 होगा या R2 बराबर x2 होगा। कभी कभी मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन पूछ लेता है तो R2 बराबर x2 या sx2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम टॉर्क के समय टाइम पे हमारा R2 जो होगा वो sx2 या x2 के बराबर होगा। लेकिन अगर पूछ लेगा कि एट स्टार्टिंग में जब स्लिप हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है तब टॉर्क जो है वो स्लिप के प्रोपोर्शनल होगा, यूनिप्रोपोर्शनल होगा।
तो उस समय टॉर्क जो है हमारा यूनिप्रोपोर्शनल होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं जैसे जैसे स्लिप हमारा कम होता जा रहा है टॉर्क बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम पहुंचा फिर कम हो गया। ठीक है, समझिए ना, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम और आगे बताएंगे इसमें। ठीक है।